स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। न्यूज इंडिया पल पल की खबर पर नजर रखे हुए है कि भारत और रूस के युद्ध के भारतीय नागरिकों को कैसे रूस के हमले चलते हुए भी वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन में क्या स्थितियां बनी हुई है, यूक्रेनियों की क्या स्थितियां इस बीच इस पूरे युद्ध के दौरान बनी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के मिकोलेव शहर में भीषण झड़प का अंदेशा है। मिकोलेव में रूसी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरे। मिकोलेव में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिकोलेव में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यूक्रेन के मिकोलेव शहर में भीषण झड़प का अंदेशा जताया जा रहा है। मिकोलेव में रूसी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की ये तस्वीरें जहां लगातार रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। मिकोलेव शहर में भीषण झड़प का अंदेशा जताया जा रहा है। मिकोलेव में रूसी कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और इस वक्त बीके सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जो इस वक्त हम हालात देख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं रूस में बौखलाहट है। हालांकि तमाम दुनिया जो है मदद की पेशकश कर रही है, लेकिन यूक्रेन को खास मदद मिलती नहीं दिख रही है, लेकिन रूस जरूर बौखला रहा है। रूस का जो है ना, मेरे ख्याल उन्होंने एस्टिमेट जो लगाया था कि हम आमतौर पर जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। आजकल की जो नई जो लड़ाई वगैरह है प्रोलॉन्ग नहीं होती, कहते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर है 10-12-14 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। पर क्योंकि सुपर पावर है, उन्होंने सोचा कि ये यूक्रेन को हमने जो है 3-4 दिन के अंदर हमने मतलब जो है कब्जे में कर लेंगे। और वो अभी जो है उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से ऑपोजिशन जो हमें उनको मिलेगी यूक्रेन से। अभी ये इतनी ऑपोजिशन मिलने के बाद में जो है थोड़ा उनके मतलब जो है एक प्रेशर आ गया है कि जितनी जल्दी हो हम इनको मतलब सरेंडर करा लेंगे। उसी के लिए आप देखेंगे कि अभी मतलब जो कुछ एक एक्शन इस तरीके से लेंगे कि वो एक किस्म से मिलिटरीली भी थोड़ा सा इतना अच्छा मतलब जो है इतने स्ट्रॉन्ग ना हो और उससे अपना नुकसान होगा इनके कहने के लिए। तो कहने का मतलब बुखलाहट, आपका बिल्कुल कहना ठीक है, बुखलाहट तो है उनके अंदर कहने के लिए। और बुखलाहट ये है कि जल्दी क्या लगता है सिंह साहब, आपको क्या लगता है, ये आज 7वां दिन है युद्ध का। हमने देखा कीव में रात भर हमले हो रहे थे, रह कर थोड़ी थोड़ी देर में गोलाबारी हो रही थी। क्या लगता है आपको, अगर ये युद्ध किसी तरह से यूक्रेन खड़ा रह जाता है युद्ध के मैदान में और 10 दिन तक ये युद्ध खिंच जाता है, तो क्या रूसी सैनिकों के, रूसी सेना के जो हौसले हैं कुछ पस्त होंगे? ये जो अभी जो है ना, अभी तक तो ये लड़ाई एकदम से आकर शुरू के अंदर जो प्लान ओरिजिनली किया था उन्होंने कि सड़कों में रोड के ऊपर जाकर और जितने भी सिटीज है उनके ऊपर मतलब जाकर उनको चारों तरफ से घेर दिया था। हाँ। अभी जो आ रहा है, अभी जो है उनके अंदर जो है हमला होगा और वो हमले के अंदर जब हो रहा है, अभी जैसे आपने दिखा रहे थे कि वो जो है बाई एयर ऑल्सो ड्रॉपिंग कराना है। अल्टीमेटली जो है एक स्ट्रीट फाइटिंग होगी जिसको हमने आर्मी लैंग्वेज के बोलते हैं शिबुआ, फाइटिंग इन दी बिल्ट-अप एरिया। फाइटिंग इन दी बिल्ट-अप एरिया के अंदर हालांकि अवॉइड करना चाह रहा था, हो सकता है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दे, उनको ये करना न पड़े और उनको लगता है ये शिबुआ की लड़ाई मतलब होगी फाइटिंग इन दी बिल्ट-अप एरिया। और फाइटिंग इन दी बिल्ट-अप एरिया के अंदर अगर लग गए तो ये जो है काफी प्रोलॉन्ग करेगी लड़ाई और उसके अंदर जो है रूसी सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा सिंह साहब, एक देखिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी ये युद्ध चल रहा है और कहीं ना कहीं अगर जो जनता है यूक्रेन की वो अगर मुखालफत पर अड़ी रहती है, वो अगर खिलाफ चली जाती है, तो पुतिन अपनी पसंद की अपनी कठपुतली वाली सरकार भी अगर यूक्रेन में काबिज कर भी देते हैं तो भी कोई खास जो है फायदा पुतिन को होता हुआ नहीं नजर आएगा। जो तस्वीरें दिख रही हैं अभी, हमने देखा कि कहीं पर आम जनता ने, यूक्रेनी नागरिकों ने टैंकों के आगे वो खड़े हो गए, बैठ गए कि अगर आपको रूसी सेना को आगे जाना है तो हमारे ऊपर से आप टैंक गुजार लीजिए। हमने देखा छोटी छोटी बच्चियां अपने पिता को अलविदा कह रही हैं क्योंकि उनके पिता सैनिक नहीं है तो भी युद्ध के मैदान में उतरने के लिए जा रहे हैं। एक भारतीय स्टूडेंट है हरियाणा की, उसने यूक्रेन छोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा मेरे लैंडलॉर्ड है, मेरे मकान मालिक हैं, वो युद्ध में गए हैं तो मैं उनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकती, उनकी पत्नी यहाँ रहती है, उनके बच्चे यहाँ हैं। इस तरह की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि यूक्रेनी जनता को, वहां जो रूसी मूल के लोग हैं, उन तमाम लोगों को अपने पक्ष में रख सके और विद्रोह उन्हें आगे ना झेलना पड़े, उसमें वो कामयाब हो पाएंगे?
पहले तो नीतीश, मेरा नाम सिंह नहीं है, मेरा नाम ब्रिगेडियर खन्ना है जी। खन्ना, ओके, माफ कीजिएगा खन्ना साहब। जैसे जो है ये जो है 20 साल से लेकर और 50 साल तक जितने भी लोग हैं वहाँ पर उनको मतलब एक किस्म से कंपल्सरी जो है उन्होंने कहा गया कि आप सैनिक का मतलब ड्यूटी वगैरह और वो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी इनको कहा जाता है कि सिटीजन सोल्जर वगैरह है, वो सिटीजन सोल्जर वगैरह है और उन सभी को जो है हथियार दे दिए गए हैं, उनको थोड़ी बहुत उन्होंने ट्रेनिंग भी करवाई गई है और अगर देखा तो उन्होंने कुछ एक वो खुद ही बना रहे हैं अभी जिनको कहा जाता है मोलोटोव कॉकटेल। खन्ना साहब आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक वो खबर पहुंचा दूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला है, रूस की मनमानी नहीं चलने देंगे, यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है यूएस, तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। ये लड़ाई लोकतंत्र की है, तानाशाही के बीच की और लोकतंत्र के बीच की ये लड़ाई है। यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद की घोषणा भी बाइडेन ने की है। रूसी विमानों के लिए यूएस ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और $630 मिलियन का प्रतिबंध रूस पर लगाया है। यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की बड़ी भूल बताया है। आपको बता दें कि आज जो है जो बाइडेन ने उन्होंने संबोधित किया था, उनके संबोधन में उन्होंने ये तमाम बातें कही थी, जिसमें संबोधन की शुरुआत ही उन्होंने यूक्रेन की तारीफ, यूक्रेन की जनता के मनोबल की तारीफ के साथ में की थी उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत, और उसमें उन्होंने कहा था कि रूस ने कमजोर आंका था यूक्रेन को। Thinking he could make it bend to his menacing ways, but he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined, making Putin's $630 billion war fund worthless. Tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia. We're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. और खन्ना साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। खन्ना साहब, हमने सुना सुबह बाइडेन ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पुतिन ने सोचा होगा वो यूक्रेन पर हमला करेगा, उस पर अपना जोर आजमाइश करेगा और पूरी दुनिया आगे बढ़ जाएगी, इस चीज को नजरअंदाज कर देगी, लेकिन हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन सैंक्शंस का वाकई रूस की सेहत पर कोई असर पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की तकनीक है? नहीं, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये एक्चुअल होगा जी। और ना केवल जो गवर्नमेंट है, अगर आप देखा जाए तो कल से जो है काफी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे कि मतलब जो है अभी जितने भी जो है चाहे वो मास्टर कार्ड है, ये वीजा वाले जो है उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी ये जो है नहीं चलेगा हमारा कोई रशिया के अंदर है। सिमिलरली जो है एप्पल ने बोला कि कोई एक्सपोर्ट ही जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने सभी मतलब जो है करती है। इसके अलावा जो है बाकी के 630 बिलियन का इनके पास में जो रिजर्व था वहाँ पर वो भी फ्रीज हो गया है वहाँ पर। तो कहने का मतलब है एकदम से शायद आज का कल के अंदर नहीं होगा, पर इसका इफेक्ट जो है ओवरऑल ज्यादा पड़ेगा, असर देखने को मिलेगा। पता लगेगा असर मिलेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अभी 30% जो इनफैक्ट उनका जो करेंसी है ऑलरेडी रूबल जो ऑलरेडी नीचे आ चुका है के लिए, और उसी को ऊपर इफेक्ट इकोनॉमिकली जब भी इफेक्ट है तो उसको से ज्यादा पड़ेगा। तो मैं एक इसी और है, अगर आपके पास में टाइम मेरे को देंगे तो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या है। इंडिया के ऊपर मेरे को जो लग रहा था वो इंडिया का इफेक्ट ये लग रहा है कि अगर ये कमजोर ज्यादा हो गया रशिया, तो वो किसके मतलब जब पास में जाएगा, वो चाइना के साथ चले जाएगा।
चाइना इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा के लिए। और चाइना कल को अगर कुछ किया तो हम आज तक जो रशिया को हम सोचे कि अमेरिका में सपोर्ट करेगा, तो रशिया से नहीं सपोर्ट कर सकेगा अमेरिका के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया को भी अपना थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा। नुकसान में बहुत नुकसान हो सकता है इन द फ्यूचर रखने के लिए। और कहते हैं ना कि आमतौर पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते हैं, परमानेंट। और कुछ एक हमारे जो है बेसिक कुछ एक हैं जिसके ऊपर हम मतलब चलते हैं, बेसिक कल्चर है, बेसिक हमें मत हैं। और उसके अंदर एक मेजर ये है तो यूएन का भी है कि किसी भी सॉवरेन कंट्री के ऊपर जो है दूसरा कंट्री हमला नहीं कर सकता है। और दूसरा, और ये अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा भी जब है तो उसके अंदर कल को अगर चाइना ने अगर जो है नेपाल के ऊपर हमला कर दिया तो उसके लीडर कल को उन्होंने जब भूटान के ऊपर कर दिया तो क्या होगा? तो इट्स वेरी मतलब जो है ट्रिकी थिंग है। तो बिल्कुल, दरअसल रूस और चीन दोनों ही एक सी विचारधारक है, दोनों ही विस्तारवादी नीति पर चलते हैं और इसी का नतीजा है कि रूस और चीन दो बड़े और शक्तिशाली देश आज साथ में खड़े हुए हैं एक दूसरे के। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो जो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस होती है उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अब जबकि कीव के अंदर देखिए 64 किलोमीटर लंबा काफिला का मतलब है कि रूस अपनी पूरी ताकत के साथ कीव में पहुंच रहा है। तो जब कीव के अंदर पहुंचेंगे और आमने सामने की लड़ाई होगी दोनों सेनाओं के बीच ऑन ग्राउंड, उस सिचुएशन में क्या लगता है, क्या यूक्रेन की सेना कुछ वक्त के लिए भी रिटेलिएट कर पाएगी, रूसी सेना के खिलाफ खड़ी रह पाएगी ऑन ग्राउंड? जब मैं वही बता रहा था कि फाइटिंग इन द बिल्टअप एरिया के अंदर यही होता है कि अभी तक तो ये जो ना 64 किलोमीटर का जो बक्सर जल्दबाजियों का आया था, ये उन्होंने घेरा किया है। हाँ। पुराने जमाने में अगर आपको याद होगा तो पुराने जमाने के किले की घेराबंदी करते थे। अभी जो किले नहीं है, अभी के सिटीज हैं, सिटी की घेराबंदी की है। तो उन्होंने सिटी की घेराबंदी करने के बाद में अभी जो होगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आगे करेंगे कि उसको कब्जा करने के लिए जो है अटैक करेंगे। अटैक कैसा होगा? सिटी बाय सिटी, सिटी बाय सिटी, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, जैसे फ्लोर बाय फ्लोर, रूम बाय रूम। तो वो जो उस टाइम के अंदर जो आमतौर पर जो अग्रेसर होता है, जो कब्जा करना चाहता है, उसकी कैजुअलिटी ज्यादा होती है हमेशा, उसे हमेशा ज्यादा कैजुअलिटी को जो डिफेंडर है उसको वो तो अपने चुप के बैठा रहेगा, वो तो अपने मोलोटे कुकने लेके बैठा होगा, वो तो अपनी जो आतंकी लेके बैठा होगा और वो बच्चा बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है, काफी नुकसान हो सकता है। अल्टीमेटली जो है इफ दे हैव डिसाइडेड इट, तो बट कहते हैं ना कि एट व्हाट कॉस्ट। क्या रशिया अपने मतलब आधी फौज खत्म करने के बाद में अगर आता है, अगर ये उसको बैन डाउन कर सकता है यूक्रेन को, तो क्या वो सही होगा? कहने का मतलब ये के लिए नहीं होगा ना के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पुतिन का भी लग रहा है मेरे को कि उसने भी अभी सोचा होगा कि गलत काम मतलब कर लिया है। तो हम पुराने जमाने के एक कहावत भी कहते हैं ना कि हमें कंबल नहीं छोड़ रहा है हमारे के लिए, तो कंबल हमें 15 दिन छोड़ रहा है, हम तो छोड़ना चाह रहे हैं के लिए। तो अभी एक अभी सेकंड भी बोला, अभी जैसे जो नेगोशिएशन के लिए बोला कि सेकंड नेगोशिएशन नेक्स्ट फ्राइडे को होनी चाहिए। ये जो खन्ना साहब, ये जो नेगोशिएशन की बात हो रही है, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ बात हो रही है नेगोशिएशन की। दरअसल नेगोशिएशन की नियत है नहीं पुतिन की, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं हमले नहीं रोकूंगा, सीज फायर नहीं होगा, बात करनी है तो आप ऐसे ही बात कीजिए। अब जब युद्ध चल रहा है, आप लगातार चढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ये कैसी बातचीत है? इस माहौल में क्या वाकई सकारात्मक बातचीत हो सकती है? कोई सार्थक हल निकल सकता है? नहीं, तो उसका जवाब दिया ना कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट ने उसे बता दिया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कि जेलेंस्की ने कि अगर आपने हमारे साथ में बात करनी है तो आपको सीज फायर करना पड़ेगा। हम मतलब जब बातचीत करने के लिए हम भी तैयार नहीं है जब तक कि आप मतलब सीज फायर करें। ये हो नहीं सकता कि आप जो है बातचीत करो साथ साथ में लड़ाई भी हो रहा है, हो नहीं सकता ये होना चाहिए। तो दोनों सितंबर अगर नहीं है सितंबर होगा तो ये कंटिन्यू करेंगे। पर ये मैं बताता हूँ कि ये जो इतनी जल्दी एक दिन के अंदर बात नहीं है। हालांकि उसके ऊपर बम्बार्डमेंट वगैरह करेंगे, नुकसान बहुत होगा, उसमें कोई शक नहीं है। यूक्रेन के खासतौर मेजर
सिटीज के ऊपर जो उन्होंने हमला करेंगे, उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे, होगा उनके करने के लिए उसमें नुकसान का भी होगा। जी खन्ना साहब, एक चीज और, आज फिर जो बाइडेन ने कहा कि हम मदद पहुंचाएंगे यूक्रेन तक, आज $1 बिलियन की मदद की बात कही है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आप मदद पहुंचाएंगे तो कह रहे हैं, मदद आखिर पहुंचाएंगे कैसे? कीव तो पूरी तरह से घिर चुका है, राजधानी अगर दुश्मन के कब्जे में चली जाएगी तो उस राष्ट्र में क्या बचेगा? अगर प्रेसिडेंट उसके कब्जे में आ जाएंगे तो फिर युद्ध किस बात का रहा? फिर किसके लिए लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा? और ये $1 बिलियन की जो मदद की बात बाइडेन कर रहे हैं, अगर युद्ध में काम नहीं आएगा तो फिर इस मदद का कोई औचित्य है? कोई क्या मकसद क्या है? क्या ऑन ग्राउंड ये मदद वाकई पहुंच पाएगी? यूक्रेनियों को कुछ मदद कर पाएंगे बाइडेन? ना केवल बाइडेन पर बाकी तो उन्होंने भी हारे के, अगर आप देखे थे, जर्मनी ने कहा है, यूके ने कहा है, बाकी के यूरोपियन कंट्री ने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जापान ने, सभी ने मतलब जो है आर्म्स देने के लिए बात कर रही है। हाँ। तो खासतौर पर जो है आर्म्स जरूरत है उनके लिए, जैसे RPG वगैरह हैं या स्टिंगर मिसाइल्स वगैरह हैं या मतलब जो है बॉडी आर्मर वगैरह है। हाँ। और वो मतलब जो है देने की उन्होंने बताया है। अब ये कि वहाँ अभी जैसे 70 मतलब जो है प्लेन्स भी दे रहे हैं, 70 जो प्लेन्स वगैरह जो है वो MiG-29 और 35 वगैरह जो है दे रहे हैं, उसके 70 इनके जो पायलट यूक्रेन के पायलट गए हैं जर्मनी के अंदर के लिए, तो कहने का मतलब उनको भी वो पायलट लेके आएंगे। हो सकता है तो 70 को गिरा दें, और साथ के अंदर अगर वो लड़ाई करेंगे तो मतलब जो है आपके कहने का मतलब है कि वो जो कैसे लेके आएंगे वहां पर उनको मदद को, और मदद के लिए तो ये है अगर आप जो एक साइड से है, वेस्टर्न साइड से अगर देखा जाए तो अभी भी इतना ज्यादा क्लियर मतलब जो है ज्यादा वो रशियंस नहीं पहुंच सके हैं अभी तक के लिए। नॉर्थ से, ईस्ट से और साउथ से मतलब जो आए हैं, वेस्टर्न साइड से इतने ज्यादा नहीं आए, तो अभी वेस्टर्न साइड से हो सकता है कि कोई कॉरिडोर रोड जैसे के मतलब सोचा होगा उन्होंने भी। मैं मतलब जो ऑन ग्राउंड तो मैं भी नहीं हूँ अभी, तो कहने का मतलब जो कोई ना कोई तो जरिया होगा जिसके मुताबिक कह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, लेकिन मदद की बात नाटो और अमेरिका सभी कर रहे हैं। आप बने रहिएगा खन्ना साहब हमारे साथ में ही। यूक्रेन में भारी गोलाबारी के बीच हिंदुस्तान का जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। छात्रों को सकुशल वतन वापस लाने के लिए, इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए मोदी के कई मंत्री एक्शन मोड पर आ गए हैं। हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसमें हम दिखा रहे हैं किस तरह से मोदी के मंत्री लगे हुए हैं, भारत सरकार लगी हुई है, तमाम हमारी अथॉरिटीज भारतीय नागरिकों को, उन मेडिकल स्टूडेंट्स को वतन वापस लाने के कवायद में लगे हुए हैं जो कि यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, या फिर कुछ टूरिस्ट जो यूक्रेन में फंस गए थे, उन सभी को इवैक्यूएट करने में लगी हुई है। अब एयरफोर्स के विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए पहले रूस ने चेतावनी जारी की थी कि तमाम सिविलियंस जो है कीव को खाली कर दें, और उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स कीव में मौजूद हैं उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां से निकाला जाए। और अब आज ये कहा जा रहा है कि कीव में इस वक्त कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक मौजूद नहीं है, सभी को इवैक्यूएट कर लिया है। तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर भारत सरकार भी लगी हुई है कि उनके किसी भी नागरिक की हानि ना हो। हालांकि एक क्षति हमें पहुंच चुकी है, उस दुख से हम उबर तो नहीं सकते, लेकिन लगातार ये कोशिश है कि अब कोई और क्षति हमारे देश को ना पहुंचे। खन्ना साहब, जिस तरह से लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है, रूस से भी बात की गई है सेफ पैसेज देने के लिए, रूस से कहा गया है रूस हमें सेफ पैसेज देगा ताकि हम अपने जो तमाम स्टूडेंट्स हैं या जो भी नागरिक वहां पर मौजूद है, चाहे वो टूरिस्ट हो, उन सबको निकालने के लिए सेफ पैसेज देने की बात की गई है। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बड़ी देखिए भले ही हम एयरफोर्स के विमानों का भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 30,000 स्टूडेंट्स वहां पर थे, क्या लग रहा है कितना वक्त और लगेगा? क्या जैसे ही तमाम विदेशी नागरिक निकल जाएंगे उसके बाद रूस और तेज हमला कर सकता है? नहीं, ऐसे है कि पहले तो अपने ये स्टूडेंट को निकालने के लिए कुछ एक जो खार्किव वगैरह हैं और जो नजदीक रशिया के नजदीक जो बॉर्डर है उसके अंदर से अगर हमारे जो है स्टूडेंट वगैरह हैं, पता लगा कि 500 से लेकर 700-800 हैं वहाँ पर लोग अभी बचे हैं वहाँ के लिए, तो वो तो उधर से निकल के जा सकते हैं, कहने का मतलब। पर ओनली थिंग इज, मेरी अगर एडवाइस तो उनको सिर्फ यही रहेगी कि आप अकेले नहीं जाइएगा, एक ग्रुप होकर जाना है। आपने जो है आप फ्लैग को, इंडियन फ्लैग को लेके जाइएगा। पर एक किस्म के उनको चैलेंज भी यही है कि जितने भी रशिया के तो मतलब जो है सोल्जर्स को तो इंफेक्शन में चाहिए, पर ये यूक्रेन के जो सोल्जर्स वगैरह हैं, तो यूक्रेन की जो पब्लिक है थोड़ा सा चैलेंज करेगी इनको लिए, क्योंकि वो जो है इंडिया का रुख जो रहा है यूएन के अंदर है, तो इससे वो थोड़ा सा खुश नहीं है।
तो वो मतलब जो पहले उनको समझाना भी है और उसके बाद में उनको करना है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको चैलेंज है कि उनको थोड़ा सा किसी तरीके से बचाव किया जा सकता है। और साथ ही साथ में अगर हमने रशिया ने बोला है कि हम उनको निकाल सकते हैं, तो अब जो उनके एरिया कब्जे के अंदर आया है, हाँ। तो उस एरिया के अंदर अगर आपने वो अपना जगह बना सकते हैं, तो वहाँ पर बोले कि जितने भारतीय नागरिक यहाँ पर आ जाए और वहाँ पर उनके लिए सेफ अगर पैसे दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये रशिया का बहुत अच्छा होगा रूप कर रहा है। बाकी के एरिया के अंदर जितने भी हैं, जैसे आपने बताया कि कीव के अंदर पता लगा कि अभी कोई भी नहीं है और सभी के सभी क्योंकि ट्रेन से जा रहे थे, हाँ। और ट्रेन से चले गए हैं वो बहुत अच्छी बात है ये तो। और अभी ये है कि बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा जो है उनको थोड़ी ज्यादा कष्ट ना हो, इसलिए अब ये मंत्री भी गए हैं, बहुत अच्छा कदम था ये प्रधानमंत्री जी का भी, कि वहाँ पर पहुंचने के बाद में जो है अभी नेचुरली जो उनकी इवैक्यूएशन है, हमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब जब कोऑर्डिनेशन मिलेगी। नहीं, ये जब इवैक्यूएशन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट किस दिशा में बढ़ेगा? जब विदेशी नागरिकों को निकाल लिया जाएगा उसके बाद रूस का क्या रुख होगा यूक्रेन के प्रति? क्या और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं ये हमले? क्या और ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं इस युद्ध की जो विभीषिका है? अगर तो उन्होंने उस टाइम के अंदर मतलब जो है कुछ नतीजा नहीं निकला तो इसके अंदर आगे और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे कि मतलब जो है कितनी मतलब और ज्यादा तेज होंगे हमले वगैरह, इसमें कोई शक नहीं है। और कहने का मतलब हमला तो तय करते रहते हो, क्या हमने कभी इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वॉर भी देखी है कितनी है? इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द वॉर जो रशिया के ऊपर आ रही है, इतने बॉम्ब वगैरह कर रहे हैं, एक एक बॉम्ब की कीमत अगर देखा जाए तो कितनी मतलब जो है, तो कहने का मतलब जो है एक बार तो ठीक है, कहते हैं ना हम मतलब जो हमारे पास 15 दिन का असला है या हमारे पास 30 दिन का असला है, अगर उनके पास में 30 दिन का था तो अगर 10-15 दिन के अंदर खत्म हो गए तो बाकी रह के उनके पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये उनका कॉस्ट पर इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी, और इसका मैं पहले भी जैसे बताया है कि इसका इफेक्ट इकोनॉमिकली रशिया को बहुत पीछे ले चले जाएगा, इकोनॉमिकली बहुत पीछे ले जाएगा। अगर वो भी एक किस्म एक आदमी के मतलब जो है जो उसने जो कदम उठाया है वो शायद गलत इसलिए इसको माफ किया ना कर सके, जैसे अभी भी नाम लिया जाता है हिटलर का, जिसमें तो हो सकता है कल को पुतिन के नाम भी इस तरीके से लिया जाएगा। अच्छा, जो नागरिकों को हमने बीते दिनों ऐसी तस्वीरें भी देखी कि अब रिहायशी इलाकों को और यूक्रेनी आम नागरिकों को भी रूसी सेना नहीं बख्श रही है। क्या लग रहा है, क्या वाकई हिटलर की राह पर चलेगा पुतिन? क्या वाकई जो राष्ट्रपति पुतिन हैं वो कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं बौखलाहट में जिससे आज के वक्त के हिटलर वाकई में साबित हो जाए? अभी तो यूक्रेनी विदेश मंत्री ने उन्हें हिटलर की उपाधि दी है। अभी नहीं, ऐसे है कि उन्होंने जैसे रशियन ने अनाउंसमेंट तो किया था कि क्यों खाली कर दो, जितने भी शहर उनको खाली करके चले जाओ, हाँ। नागरिक, उसके बाद में उन्होंने हमला किया है। और उसके अलावा में अभी जो है बाकी बच्चे हैं, एक तो सैनिक ही हैं यूक्रेन के, दूसरे जो मैंने बताया कि जो है सिटीजन सोल्जर्स हैं जो कि 20 साल से 50 साल के लोग हैं वहाँ पर, यूक्रेनियन सिटीजन वगैरह जो वहाँ पर रह रहे हैं, और जो आप फाइटिंग करने की कोशिश अमल करेंगे वो उनके साथ में अपनी फौज के साथ मिलने के बाद में, तो वो ये तो रहेंगे वहाँ पर। कैजुअलिटी इनकी भी होगी, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होगा इनके ऊपर भी कैजुअलिटी कहते होगी। और साथ ही साथ के अंदर है रशिया को भी एक ये स्मूथ सेलिंग नहीं है, तो रशिया के ऊपर भी मतलब जो है फाइनेंशियली एज ऑल्सो उसके ऊपर जो है उनके जो असला है उसके ऊपर है, और उनके जो है लोग हैं जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको भी काफी नुकसान होने का। अच्छा, आज देखिए यूक्रेन एक बहुत बड़ा हब है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, खासकर इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा बड़ा एक बाजार हम कह सकते हैं एजुकेशन के मामले में। इस युद्ध के बाद क्या आपको लगता है कि वो यूनिवर्सिटीज, वो गलियां वाकई एक बार फिर सेफ होंगी विदेशी नागरिकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? क्या वाकई यूक्रेन उस स्थिति में पहुंच पाएगा? ये डिपेंड करता है अब कौन मतलब जो वहाँ पर उसके बाद कौन सी वाली जो है अपना सरकार वहाँ पर आती है। तो दूसरी वाली ये है कि अगर आप देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना लॉस हो गया है, हाँ। और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, इसी वजह से लोग जा भी रहते वहाँ पर के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है फैसिलिटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पैसे कम है, इनकी वजह से वहाँ पर जाते थे। तो अभी मतलब जो है ना पर तो उधर मतलब जो है फैसिलिटी भी वहाँ से चली गई होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं वहाँ पर है, तो एक तो उनके मतलब अट्रैक्शन खत्म हो गई वहाँ पर रहने के लिए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट कौन सी वाली आती है उस पर डिपेंड करता है
तो एटलीस्ट अगले 4-5 साल तक तो कुछ नहीं कह सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा वहाँ पर रखने के लिए। और यस, रीबिल्डिंग के अंदर आएंगे मेरे ख्याल जो है। अगर तो ये यूक्रेन दो हालात हैं, एक तो रशिया उसको ले ले और दूसरा वाला यूक्रेन उसको पर मतलब जो विथस्टैंड कर सके। अगर यूक्रेन विथस्टैंड कर सकता है इनके अटैक को, तो रीबिल्डिंग के अंदर जो है यूएसए जो है और साथ में यूरोपियन यूनियन के जो हैं वो कंपनीज आगे आएंगी और उसको जितनी जल्दी होगा आगे बढ़ाने की कोशिश। अच्छा, इस पूरी स्थिति में आप भारत को कहां पर देखते हैं, क्योंकि भारत के रूस से भी संबंध हैं, भारत के स्टूडेंट्स रूस में भी पढ़ने जाते हैं, यूक्रेन में भी जाते हैं, अमेरिका से भी संबंध है। भारत की भूमिका को आप कहां पर देखते हैं? यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने भी भारत से इंटरफेयर करने की गुजारिश की थी। इनफैक्ट उसे एक जो है बड़ा डिलेमा है एक किस्म से उनको मतलब जो है दोनों साइड को अपना है। एक तो ये है कि एक हालात के अंदर अगर हमारा इन्फ्लुएंस होता है इतना ज्यादा तो हम मतलब जो है दोनों को जो है एक किस्म से इंटरमीडिएटरी बन सकते थे। एक चलो ठीक है, हम मतलब जो थोड़ा दोनों की करा सकते, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा करा दे रखे के लिए, और उस हालात में नहीं है, उस हालात के अंदर नहीं है। तभी तो हमने देखा जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात किया था पुतिन को जल्दी खत्म करो, तो सुना नहीं लगता उसने कुछ, तो उसने तो लड़ाई और तेज कर दी। तो पुतिन का तो ये स्वभाव ही है, वो किसी की नहीं सुनते ना किसी की सुनेंगे। वो अपनी महत्वाकांक्षा कहिए इसे या फिर रशिया का की जो संप्रभुता की जिसकी वो बात करते हैं उसके नाम पर कहिए, ये जंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम मसले पर और अच्छे से रोशनी डाली, हमें और हमारे दर्शकों को इस मुद्दे को समझने में मदद की।